Hello students, today I am going to discuss non-banking financial companies. A non-banking financial company is a company registered under Companies Act 1956 and is engaged in the business of loans and advance, acquisition of shares, stock and debentures, whatever is this. So it is written here, NBFC stands for non-banking financial company that was created by the Government of India under Companies Act 1956 to provide access to poor section of the society of banking facilities. For example, in rural sector, that NBFC act as a vital role in that poor that rural sector. हम लोग के गांव में ये बहुत ही important है. So though NBFC performs many of the functions of bank, there are many differences. Sir, what is the differences? NBFC cannot accept money in the manner of bank. NBFC cannot issue checks drawn on itself. In both case देखो, इन दोनों केस में बैंक डिपॉजिट लेता है और लोन प्रोवाइड करता है और बैंक चेक भी इशू करता है. मगर एनबीएफसी के बारे में जब हम लोग कोई बात बोलेंगे उस समय बैंक एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट इन द मैनर ऑफ बैंक. एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ. So normally NBFC is engaged in the business of loans, advances, acquisition of share, debentures, stock, bonds, securities. Sir, what is the meaning of the word share, debentures, stock, bonds and securities? I tell you later. Issued by the Government of India. It is also indulges in hire purchase, leasing, insurance, cheat business. So this is the business scenario which engaged by NBFC. Here it is written share, debenture, stock, bonds and securities. These are the tool of any company to collect money from Indian market. So कोई भी एक बिजनेस खड़ा करने से पहले तुम लोगों को पैसा चाहिए. फॉर एग्जांपल तुम लोग एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हो तो उस बिजनेस को देने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक बैंक, लाइक फ्रेंड, लाइक फादर, लाइक योर रिलेटिव्स. बट अगर तुम लोग उस सेक्टर्स में यानी उस बैंक जो है मैंने बोला है बैंक, फादर, रिलेटिव्स, इससे ना लेके पैसा ना लेके तुम अगर सोचो कि मैं ओपन मार्केट से पैसा लूँगा यानी मैं इंडियन मार्केट से पैसा लूँगा तो जरिया क्या है? जरिया है शेयर, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज. ओके, इशूड बाय द गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो इंडल्जेस हायर परचेज. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हायर परचेज? हायर परचेजेस is very important things right now in Indian business scenario. Hire purchase basically is an agreement where a person hire goods यानी कोई भी तुमने एक फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के लिए तुमने कुछ सामान खरीदा. सामान यानी तुमने टीवी खरीदा, तुमने फ्रिज खरीदा. मगर ये फ्रिज और टीवी जो है वो तुमने कैश दे के नहीं खरीदा, वो तुमने हायर परचेज किया, हायर किया. फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना वो क्रिकेट में हायर करके कोई प्लेयर को लेके आए, ये हायर प्लेयर है. लाइक दिस हायर ए परचेज इन एग्रीमेंट वेयर बाय ए पर्सन हायर गुड्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट एंड कैन ओन द गुड्स एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट इफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड. हायर परचेज एग्रीमेंट कैन बी हेल्ड विथ बैंक, बिल्डिंग सोसाइटीज, finance companies and certain retail stores. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल अगर लूँगा तो ये हायर परचेज का फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ कि 10-12 साल के लिए कोई भी एक बिजनेस कुछ सामान हायर परचेज किया 10-12 साल के लिए, वो जो सामान है वो हायर परचेज में इंक्लूड होगा. इसके बाद लीजिंग यानी
10 साल के लिए तुमको मैंने, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ज़मीन है जिसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि तुम उस जगह में एक शॉपिंग मॉल खड़ा करोगे। वो जो शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल के लिए तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ मुझे बोला कि सर आपके पास जो जगह अभी है उस लैंड को मैं यूज़ करूँगा और शॉपिंग मॉल खड़ा करूँगा उसमें। इसके लिए मैं 10 साल के लिए मैं आपको एक पैसा दे रहा हूँ, यानी 10 साल के लिए मैं उस जगह को यूज़ करूँगा, आप कोई कुछ नहीं बोल सकते। फिर मैंने अगर हामी भरा तो दिस इज़ कॉल्ड एन लीजिंग। इंश्योरेंस क्या है तुम लोग जानते हो, चीट बिजनेस क्या है ये अभी मैं बात करूँगा। देखो चीट फंड्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चीट फंड्स। त्रिपुरा में ये चीट फंड्स कुछ समय पहले बहुत चलता था, मगर आज चीट फंड्स नहीं चलता है। चीट फंड्स आर सेविंग्स institution. It has a regular member who make period subscriptions to the fund. The beneficiary may be selected by drawing of lots. Cheat fund is more popular in Kerala and Tamil Nadu. RBI has no control over leading activities of cheat funds. RBI बोल गया है कि RBI कोई कंट्रोल नहीं करेगा चीट फंड को, तो ऑब्वियसली जो चीट फंड के पास पैसा जमा करेगा उन लोगों का खुद का मामला है, वो कैसे संभलेगा। फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो सीबीएसई ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का जो स्कूल में अभी तुम लोग पढ़ रहे हो वो स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है, यानी सीबीएसई उसके ऊपर नज़रबंदी कर रहा है, वो सीबीएसई हमेशा देख रहा है वो क्या स्कूल कैसे चल रहा है। लाइक दिस कोई भी एक फंड कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पैसा लेता है ग्राहक से, तो उसके ऊपर नज़रबंदी करने के लिए आरबीआई उसके ऊपर देखता है। तो आरबीआई ने बोला है कि चीट फंड्स मैं देखूंगा नहीं, चीट फंड्स में जो पैसा लगाएगा वो खुद का मामला है। लाइक दिस तुम अगर बोर्ड का एग्जाम दोगे, तुम्हारे ऊपर कोई बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई और टीबीएसई कोई कुछ नहीं रहेगा। तुम उस बोर्ड में एग्ज़ाम देने के समय तुम्हारे ऊपर, यानी तुम किस बोर्ड के अंदर हो वो नहीं लिखा होगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये बोर्ड एग्ज़ाम देने का कोई मामला नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। सो ये चीज़ याद रखना। और निधिस क्या है, देखो निधिस लिखा हुआ है, निधिस ऑपरेट एज एन काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर देयर मेंबर्स ओनली। द लोन्स आर गिवन टू द मेंबर्स एट रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। निधिस ऑपरेट पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। ये निधि साउथ इंडिया में दिखाई देता है। इसमें से चिट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लोन्स ऑफ फिनेंस कंपनीज। Loans companies are found in all parts of the country. Their total capital consists of borrowings. Here borrowings means पैसा लेना, किसी से उधार पैसा लेना, दिस इज कॉल्ड बोरिंग। डिपॉजिट मीन्स पैसा जमा करना, ओन फंड्स मीन्स खुद का पैसा ऑलरेडी जो है। तो ये लोन और फिनेंस कंपनीज क्या है, लोन कंपनीज आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे आर टोटल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ बोरोइंग्स, डिपॉजिट, ओन फंड्स। सो दे गिव लोन्स टू द रिटेलर यानी बिजनेसमैन को, होलसेलर, आर्टिशियंस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। दे ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ अदर इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट करने के लिए इंटरेस्ट हाई रेट देता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, जो आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.5% दे रहा है, उस जगह में अगर मैं कोई भी मेरा एक कंपनी जो आरबीआई के अंडर है, मैं अगर 8% इंटरेस्ट दूंगा, यानी तुम्हारा 100 रुपीज़ जमा करने के बाद 8% अगर मिलता है तो 8 रुपया मिलता है। लाइक दिस कोई भी एक कंपनी अगर कोई भी एक बिजनेस में तुमने कोई भी एक बैंक में अगर 100 रुपीज़ पैसा जमा किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो 4.5% लगेगा, यानी 4.5 रुपीज़ तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो भी ये देखो स्टेट बैंक और बाकी बैंक में कितना अंतर है, 3.5%। ये 8% देने के बाद तुम्हें 8 रुपया मिलता था, मगर अभी 4.5 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली तुम कहाँ पे जाओगे, तुम्हें इस 8% में जाओगे। तुम्हें 4% अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम्हारा पैसा कितना होगा, 1 ये पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तुम्हारा 100 रुपीज़ को बढ़ के 100 + 8 = 108 होगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें 108 में ही जाना है। तो ये चीज़ याद रखो, ये जो अट्रैक्ट डिपॉजिट करने के लिए कोई भी बैंक पैसा देता है, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट
फ्रॉम 36% टू 48%, अभी सोच लेना ये बाकी वगैरह. फिनेंस ब्रोकर्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फिनेंस ब्रोकर्स? ये जो मैं बात बोल रहा हूँ फिनेंस, दे आर फाउंड इन ऑल मेजर अर्बन मार्केट्स, especially in close green and commodity market. They act as a middleman between lender and borrower, and they charge commission for their services. Finance broker. अभी ये दो बात है, लेंडर एंड बोरोअर. सर ये लेंडर एंड बोरोअर क्या है? ये लेंडर एंड ये बोरोअर क्या है सर? लेंडर मीन्स हु lend money. फॉर एग्जाम्पल बैंक इस जगह में लेंडर हो सकता है, बैंक लैंड करता है, बैंक पैसा देता है. और बोरोअर कौन है? बोरोअर कौन है? हु कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंडर. सो दिस इज कॉल्ड एन बोरोअर. सो ये चीज़ याद रखना, लेंडर एंड बोरोअर में ये डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी. देयर आर सेवरल नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक. Here it is written, NBFC cannot collect deposit in the manner of bank. NBFC cannot issue a check drawn on itself. ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके थे इससे पहले. NBFC cannot issue डिमांड ड्राफ्ट. ये डिमांड ड्राफ्ट चेक क्या है? आई थिंक तुम लोगों के घर में ही चेक है, तुम लोगों को पापा को बोलना कि चेक दिखाने के लिए दिखा देगा चेक कैसा होता है, देखने में कैसा होता है. चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट ये NBFC इशू नहीं करता है, सिर्फ बैंक इशू करता है. NBFC cannot indulge primarily in agriculture and industry. NBFC cannot engage in construction, immovable property. Immovable property क्या है? In the sense of we used commonly refers to a real estate. Immovable property means it cannot be moved from one place to another. It is generally connected to the ground or land on which it sits. So for example, हाउस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल हुआ. कोई भी हाउस तो ये मूव नहीं कर सकते ना, ये तो उठा के और एक जगह में नहीं ले जा सकते, जैसे कि फ्रीज एंड टीवी को ले जा सकते हैं हम लोग. तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रखना. नेक्स्ट है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. यस, वी ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग्स दैट एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स. व्हाइल बैंक्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एनबीएफसी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2020. बैंक बैंकिंग कंपनीज एक्ट में आता है और एनबीएफसी कंपनीज एक्ट में आता है. ओके, और डिफरेंट एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड रजिस्टर विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये चला गया आज का जो क्लास है वो एनबीएफसी का. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आता ही है, हमेशा आता है. तो आज का जो पार्ट है एनबीएफसी, ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. ये अच्छी तरह से उठा लेना, और ये मैं मटेरियल तुम लोग का भी भेज दूंगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर.